नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। मैया लाभुकों को तोहफा, नवंबर माह की किश्त ट्रांसफर, 4 जिलों में हुआ विलंब, इस दिन से मिलेगी दिसंबर की किश्त। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस त्योहार को देखते हुए जिला स्तर से लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किश्त ट्रांसफर होने लगी है। ज्यादातर जिलों से नवंबर माह की किश्त के 2500 रुपए आधार सीडिंग से भेज दिए गए हैं। अब सिर्फ दिसंबर माह की किश्त बकाया है, इसको भी जारी करने की तैयारी कर ली गई है। निदेशालय के मुताबिक राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 दिसंबर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सिर्फ देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कुछ वजहों से विलंब हो रहा था। वहां भी 24 दिसंबर की शाम से राशि ट्रांसफर करने की कवायद शुरू हो गई है। भरोसा दिलाया गया है कि 25 दिसंबर तक इन चारों जिलों के लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किश्त चली जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक फरवरी 2026 तक की राशि पड़ी हुई है, लिहाजा किश्त को जारी करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। इस बार क्रिसमस त्योहार को देखते हुए नवंबर माह की किश्त जारी की जा रही है। दिसंबर माह की किश्त जनवरी 2026 में सोहराय और टूसू पर्व को देखते हुए जारी करने की तैयारी है, ताकि त्योहार की खुशियों में चार चांद लग सके। रांची जिला प्रशासन ने लाभुकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। रांची जिला की 3,93,084 लाभुकों के खाते में आधार बेस्ड भुगतान के तहत 98,27,10,000 की राशि का भुगतान कर दिया गया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया था। इसके अलावा दिसंबर 2025 में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने 7,721.25 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें सबसे अधिक 2,082 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया था, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संचालन पर कोई असर न पड़े। इस योजना का संचालन अगस्त 2024 से किया जा रहा है। शुरुआत में अगस्त से दिसंबर 2024 तक लाभुकों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव के वक्त वादे के मुताबिक सत्ता में आने के बाद हेमंत सरकार ने जनवरी 2025 से प्रति लाभुक 2,500 रुपए ट्रांसफर करना शुरू किया है, जो लगातार जारी है। होली के समय एक साथ 3 माह की किश्त के रूप में प्रति लाभुक 7,500 रुपए दिए गए थे। फिलहाल नवंबर और दिसंबर की किश्त बकाया हो गई थी, लेकिन नवंबर माह की किश्त जारी की जा चुकी है। जामताड़ा ज्वेलरी दुकान लूट मामले में सड़क पर उतरे व्यवसायी, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। जामताड़ा जिले में आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना को लेकर राजनीतिक दल, व्यावसायिक संघ और आम जनता में काफी आक्रोश है। घटना के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी व्यावसायिक संगठन बाजार बंद कर सड़क पर उतरे और विरोध जताया। इस दौरान व्यवसायियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जामताड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न राजनीतिक दल एवं व्यावसायिक संगठन ने विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान लोगों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जामताड़ा ही नहीं, पूरे राज्य में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। संजय अग्रवाल ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इस मामले में पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे संथाल परगना के व्यवसायी आंदोलन पर उतरेंगे और संथाल परगना बंद किया जाएगा। इस मामले में प्रदेश भाजपा समिति के सदस्य एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने भी विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे में 12 घंटे हो चुके हैं और बचे 12 घंटे के अंदर यदि पुलिस प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो व्यवसायियों के साथ आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दुमका में कोहरे का कहर, बोलेरो का चक्का बदल रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के बारापलासी गांव के पास दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग NH 114A पर एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान विशाल यादव 30 वर्ष के तौर पर की गई है। विशाल को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव का रहने वाला विशाल यादव अपने दोस्तों के साथ बोलेरो में सवार
पार होकर हंसडीहा की ओर जा रहा था। रास्ते में जामा थाना के बारापलासी गांव के समीप उनकी गाड़ी का चक्का पंक्चर हो गया। विशाल यादव बोलेरो से उतरकर चक्का बदलने लगा। सड़क पर कुहासे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने विशाल को रौंद दिया। घटना के बाद ट्रक चालक तेजी से भाग निकलने में सफल हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक ने बॉडी को लगभग 100 मीटर तक घसीटा, जिससे शव क्षत विक्षत हो गया। मृतक युवक शादीशुदा था और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जामा थाना पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने क्षत विक्षत हुए शव को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों और आसपास के इलाके में शोक की लहर है। इस संबंध में जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि कुहासे की वजह से ट्रक चालक बोलेरो का टायर बदल रहे विशाल यादव को नहीं देख पाया और यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि बोलेरो में जो लोग सवार थे और स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी काफी देर से पुलिस को दी। अगर समय पर जानकारी मिल जाती तो रास्ते में कहीं भी पुलिस ट्रक चालक को पकड़ने में सफल होती। फिर भी हम लोग ट्रक चालक को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लातेहार में क्रिसमस की होर्डिंग लगाते समय करंट लगने से युवक घायल। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां झारखंड सरकार के क्रिसमस शुभकामना संदेश का होर्डिंग लगाते समय एक युवक 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान पलामू जिले के पतरातू निवासी शिवपूजन साव के बेटे राजा कुमार 25 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वो बरवाड़ी पंचायत सचिवालय के सामने क्रिसमस पर्व को लेकर बधाई संदेश का होर्डिंग लगा रहा था। तभी अचानक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल बरवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मंटू कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। घटना के समय झामुमो प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण तिवारी भी मौके पर मौजूद थे। PLFI उग्रवादियों की क्रशर प्लांट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 20 लाख लेवी की मांग। खूंटी जिले में PLFI पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उग्रवादियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। बीती रात 24 दिसंबर 4 अज्ञात उग्रवादियों ने सदर थाना क्षेत्र के डुगडगिया स्थित मेसर्स नितेश शारदा क्रशर प्लांट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलीबारी की इस घटना से क्रशर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। उग्रवादियों ने गोलीबारी करने के बाद क्रशर प्लांट के कर्मचारियों को एक लेटर थमाया। PLFI के जोनल सदस्य राजेश यादव के नाम से जारी लेटर में क्रशर प्लांट के संचालक से 20 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई है। उग्रवादियों ने लेवी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रांची के धुरवा भुसुर TOP के पास सड़क दुर्घटना में एक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसुर TOP के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मृतक सड़क पार कर रहा था और तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला वाहन दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए गुरुवार को शव के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे और तेज रफ्तार वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क जाम के कारण धुरवा भूसिर TOP के आसपास सड़क पर जाम लग गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही धुरवा थाना और भूसिर TOP के पुलिसकर्मी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने और शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि दोषी वाहन चालक को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सरकारी नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति नहीं चलेगी विशेष ट्रेन ऑन डिमांड को लेकर रेलवे के सख्त नियम। भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों यानी TOD ट्रेन ऑन डिमांड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अब कोई भी TOD ट्रेन बिना एन रूट यानी रास्ते में पड़ने वाले और अंतिम स्टेशन वाली रेलवे की अनुमति के घोषित या संचालित नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कुछ जगहों पर बिना अनुमति TOD ट्रेनें चला दी गई, जिससे ट्रेनें शुरुआती स्टेशन से ही देर से चलीं और यात्रियों की शिकायतें बढ़ीं। इसको देखते हुए सभी
जोनल रेलवे को नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। रेलवे ने टीओडी ट्रेनों को लेकर एक नई और सरल व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब तक टीओडी अलग अलग नामों से चलाई जाती थी, जैसे आरटीओडी, क्लोन ट्रेन, एक्स्ट्रा रश, त्योहार विशेष, जिससे रिकॉर्ड और प्रबंधन में परेशानी हो रही थी। ऐसे में 28 फरवरी 2026 के बाद चलने वाली सभी मौजूदा टीओडी मंजूरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी और 1 मार्च 2026 के बाद टीओडी चलाने के लिए जोनल रेलवे को नई मंजूरी लेनी होगी। नई व्यवस्था के अनुसार टीओडी के प्रस्ताव 7 दिनों के भीतर भेजने होंगे ताकि समय पर मंजूरी मिल सके। धनबाद में 3 दिनों से लापता लोडर का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। 3 दिनों से लापता लोडर सुबोध कुमार सिन्हा का 50 वर्षीय का शव बरामद हुआ है। झरिया थाना क्षेत्र के भगतडीह परसाटांड निवासी का शव गुरुवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडीह पुलिया के नीचे से मिला है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने कालाडीह पुलिया के नीचे पानी में शव देखा और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया है। परिजनों ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया है और हत्या की आशंका जताई है। सुबोध के भाई प्रमोद कुमार सिन्हा ने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। गोविंदपुर थाना के एएसआई संजय कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार सुबोध कुमार सिन्हा 22 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे घर से निकले थे। वे गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौवा बांध स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग कराने गए थे। लोडिंग कार्य समाप्त होने के बाद शाम करीब 5 बजे वे वाहन के कागजात देने की बात कहकर भट्ठा परिसर से बाहर निकले। इसके बाद वे भट्ठा से कुछ दूरी पर स्थित एक साइबर कैफे में प्रिंट आउट निकलवाने जाने की बात कही। शाम करीब 5:30 बजे सुबोध कुमार सिन्हा की अंतिम बार मोबाइल पर पत्नी बबीता देवी से बातचीत हुई। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। इस बीच पता चला कि सुबोध की मोटरसाइकिल ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा परिसर में खड़ी है। इसके बाद मामले को लेकर पत्नी ने गोविंदपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जमशेदपुर में 27 दिसंबर को 1 दिवसीय भर्ती कैंप, 240 पदों पर होगी नियुक्ति। जमशेदपुर नियोजन कार्यालय की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती कैंप श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में आगामी 27 दिसंबर को आयोजित होगा। भर्ती कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक गोलमुरी स्थित जमशेदपुर नियोजन कार्यालय परिसर में लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से कुल 240 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती कैंप में 3 प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। इसमें चेन्नई डेल्फी टीवीएस व चेन्नई, व्हील्स इंडिया चेन्नई और LIC ऑफ इंडिया बिष्टुपुर शाखा 1 शामिल है। इनमें से चेन्नई डेल्फी टीवीएस और व्हील्स इंडिया द्वारा 20-20 पदों यानी कुल 40 पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं अथवा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके न्यूनतम 50% अंक हो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं LIC ऑफ इंडिया बिष्टुपुर शाखा 1 द्वारा 200 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10वीं या उससे अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती कैंप में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि 27 दिसंबर को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कैंप स्थल पर उपस्थित होना होगा, जिनमें सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल एवं छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, नियोजनालय का मूल वैध निबंधन कार्ड, अद्यतन बायोडेटा लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड के किसी भी नियोजनालय में या जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से अथवा www.jharniyojan.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। ये जानकारी अवर प्रादेशिक नियोजन पदाधिकारी जमशेदपुर के कार्यालय द्वारा दी गई है। गिरिडीह में देर रात तक पुलिस करती रही माइकिंग, लोगों को किया गया अलर्ट, बंद घरों को चोर निशाना बनाते रहे हैं। जबकि बुधवार की सरेशाम जामताड़ा जिला में गोलीकांड भी हुआ। यहां नकाबपोश अपराधियों ने जेवरात दुकान में धावा बोला, फिर व्यवसायी को गोली मारते हुए लूटपाट की और फरार हो गए।
इस घटना के बाद गिरिडीह में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जहां जामताड़ा के बॉर्डर इलाके में विशेष गश्त हो रहा है, वहीं दूसरे थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच को तेज किया गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक पुलिस जांच कर रही है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर माइकिंग की जा रही है। बुधवार की देर रात तक पुलिस के पदाधिकारी माइक के साथ क्षेत्र में घूमते रहे और चौक चौराहे पर रुककर लोगों से सतर्क रहने की अपील करते दिखे। पुलिस माइक के माध्यम से लोगों से यह कह रही है कि रात के समय अपने अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान अच्छी तरह से लॉक रखें। रात के समय अनजान व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखें। सीसीटीवी और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रखें। अगर संदिग्ध व्यक्ति वाहन दिखे तो इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस या डायल 112 को दें। सही समय पर सूचना मिलने पर कार्रवाई भी तुरंत होती है। बताया जाता है कि एसपी डॉक्टर बिमल ने हाल में गठित चोरी गृह भेदन की घटनाओं को लेकर भी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। उन्हें देर रात तक गश्त करने को कहा है। घटना में शामिल अपराधियों को भी गिरफ्तार करते हुए कांड का उद्भेदन करने को कहा गया है। इसके अलावा दिन के समय भी जागरूकता अभियान और सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र माइक के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने की अपील करने को कहा गया। बालाजी जूलर्स डकैती गोलीकांड के विरोध में सड़क पर उतरे व्यवसायी, बाजार बंद। बालाजी जूलर्स शॉप में हुई भीषण डकैती और गोलीकांड की घटना के विरोध में गुरुवार को व्यवसायी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आक्रोशित व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। एक छोटी सी चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक दुकान बंद कर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। डकैती के विरोध में व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे बाजार पूरी तरह ठप रहा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद मुख्य बाजार और आसपास सन्नाटा पसरा रहा। जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों व्यवसायी प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व नगर अध्यक्ष और भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने भी व्यवसायियों का समर्थन किया। जन आंदोलन और शहर में व्याप्त भय के माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के सभी चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया और मुख्य बाजार में भी पुलिस की एक विशेष टीम को निगरानी के लिए रखा गया। लूटपाट और गोलीबारी की घटना के बाद शहर में भय का माहौल साफ देखा जा रहा है। झारखंड में शीतलहर, 12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का। दिन में सिहरन से लोग परेशान, ठंड प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी। झारखंड ठिठुर रहा है, बर्फीली हवा चल रही है। शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अस्पतालों में ठंड से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बाजार में गर्म कपड़ों और हीटर की मांग में इजाफा हुआ है। हालांकि ठंड के बावजूद झारखंडवासी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। रांची के गिरजाघरों के आसपास मेले जैसे माहौल हैं। इस बीच मौसम केंद्र से ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा है। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम केंद्र की ओर से 25 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़क गया है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची और खूंटी जिला शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर तक इन जिलों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 2 महिलाओं की मौत के बाद सारंडा पहुंचा स्वास्थ्य विभाग, 32 ग्रामीण मलेरिया पॉजिटिव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में बढ़ते स्वास्थ्य संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। चुर्गी गांव में बीमारी से हुई 2 महिलाओं की मौत और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने की खबर के बाद सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की स्टेट मेडिकल टीम बुधवार को प्रभावित इलाके में पहुंची। स्टेट टीम के सदस्यों ने मृतक जावनी लागुरी और तुरी चंपिया के घर जाकर उनके परिजनों से गहन पूछताछ की। जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दोनों महिलाएं पिछले 6 महीनों से बीमार थीं। अस्पताल जाने के बजाय परिजन उनका इलाज स्थानीय ग्रामीण चिकित्सकों और झाड़ फूंक के माध्यम से करवा रहे थे। टीम ने महिलाओं के रहने की स्थिति और घर के अंदर के माहौल का भी जायजा लिया। दौरे के बाद मलेरिया निरीक्षक डॉक्टर अनिल प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच के आधार पर इन मौतों को सीधे तौर पर मलेरिया से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं लंबे समय से बीमार थीं और उन्हें सही चिकित्सा परामर्श नहीं मिला। ग्रामीणों में जागरूकता का घोर अभाव है, जिसके कारण वे अस्पताल के बजाय अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। सही समय पर इलाज न मिलना ही मौत का मुख्य कारण प्रतीत होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुर्गी गांव में पिछले 3 दिनों से विशेष हेल्थ कैंप चलाया जा रहा है।
इस कैंप की जांच रिपोर्ट के अनुसार अब तक 32 ग्रामीणों में मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि गांव में सहिया का पद काफी समय से खाली पड़ा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी निगरानी बाधित हुई है। स्टेट टीम ने स्थानीय प्रशासन को गांव में जल्द से जल्द सहिया का चयन करने और लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। टीम ने ग्रामीणों को उबला हुआ पानी पीने और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी है। लातेहार पुलिस ने 3 फरार आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तेहार। लातेहार पुलिस ने 3 फरार आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 17 CLA जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने महुआडांड, बारेसांड और छिपादोहर थाना में दर्ज विभिन्न कांडों के आरोपियों के घरों पर परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार चिपकाया। इनमें बबलू राम, अरवल बिहार निवासी, राजू भुइयां, डंडई गढ़वा निवासी और अनिल तूरी उर्फ उज्ज्वल तूरी पेशरार लोहरदगा निवासी शामिल हैं। पुलिस ने सभी फरार आरोपियों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है और कहा गया कि अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बार काउंसिलों में महिलाओं को 30% आरक्षण जरूरी। देश भर की राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय विधिज्ञ परिषद BCI ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। BCI ने पत्र संख्या 9365/2025 के माध्यम से निर्देश जारी करते हुए सभी राज्य बार काउंसिलों के चुनावों में महिलाओं के लिए 30% प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है और झारखंड सहित सभी राज्यों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। BCI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक महिला आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। काउंसिल की 20% सीट चुनावी प्रक्रिया के जरिए महिला उम्मीदवारों के निर्वाचन से भरी जाएंगी और 10% सीट को ऑप्शन यानी नामांकन के जरिए भरी जाएंगी। BCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार नहीं जीत पाती हैं तो 30% के कोटे को पूरा करने के लिए शेष सीटों को भी को ऑप्शन के माध्यम से भरा जाएगा। 25 सदस्यीय काउंसिल में 7 सीटें, 20 सदस्यीय में 6 सीटें और 15 सदस्यीय काउंसिल में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगले वर्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है। ऐसे में इस नई व्यवस्था का लाभ झारखंड की महिला वकीलों को मिलेगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रभारी सचिव ने बार काउंसिल के इस पत्र को राज्य के सभी सदस्यों को भेज दिया है। राज्य में होने वाले आगामी चुनावों की अधिसूचना इन्हीं नए नियमों के तहत जारी की जाएगी। महिला वकीलों का मानना है कि इस कदम से बार काउंसिल के भीतर नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका प्रभावी होगी और न्यायिक कार्यप्रणाली में समावेशिता आएगी। रांची के कुसुम विहार में फायरिंग, खाने पीने के दौरान चली गोली, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार के रोड नंबर 9 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक फायरिंग की घटना हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग एक जगह जमा होकर खा पी रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ और गोली चल गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर DSP समेत बरियातू और सदर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन तस्करी नेटवर्क पर गुमला वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 तस्कर गिरफ्तार। गुमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पेंगोलिन यानी वज्र कीट की तस्करी करने वाले तस्करों की गिरफ्तारी के बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी DFO गुमला बिलाल अहमद ने वन प्रमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान DFO ने बताया कि पेंगोलिन, जिसका वैज्ञानिक नाम पेंगोलिन वज्र कीट है, एक संरक्षित और विलुप्त प्राय वन्य जीव प्रजाति है। इसकी अवैध तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है और इसे चीन तक भेजा जाता है, जहां इसके अंगों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि पेंगोलिन की लगातार हो रही तस्करी के कारण ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। वन विभाग इस दिशा में लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रेस वार्ता में मौजूद प्रोबेशनर DFO ने बताया कि इस अवैध धंधे में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। उनकी पहचान कर कार्रवाई के लिए वन विभाग की पूरी टीम लगातार छापेमारी और जांच में जुटी हुई है। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। मुर्गा लड़ाई देखने गए युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने बताया अपराधी रहा मृतक।
सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हारूडीह में स्वर्ण रेखा नदी किनारे लगने वाले साप्ताहिक मुर्गापाड़ा में बुधवार शाम एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तमोलिया निवासी विजय तिर्की के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साप्ताहिक मुर्गापाड़ा के दौरान विजय तिर्की कुछ दूरी पर झाड़ियों की ओर गया था। इसी दौरान पहले से घात लगे बैठे अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, गैंगवार और पुरानी दुश्मनी की आशंका भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि विजय तिर्की का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पूर्व में कई मामलों में संलिप्त बताया जाता रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के कुछ लोग झारखंड में भीख मांगने को मजबूर। रोजगार की कमी ने छीना सम्मान, मजबूरी में फैला हाथ। कड़ाके की ठंड, खुले आसमान के नीचे ठिठुरती जिंदगी और मजबूरी में फैला हाथ। ये तस्वीर इन दिनों झारखंड के हजारीबाग जिले के नए बस स्टैंड के समीप सरना मैदान में देखने को मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आए कई परिवार भीख मांगकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दिसंबर के बीतते दिनों में झारखंड में ठंड अपने चरम पर है। ठंड से बचने के लिए ये लोग पिछले 2 दिनों से कंबल की तलाश में दर दर भटकते रहे। कई लोग शारीरिक रूप से असहाय हैं, तो कई वृद्ध और महिलाएं छोटे बच्चों के साथ खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। बातचीत के दौरान कंबल लेने की कतार में खड़े एक व्यक्ति भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हमारा सोनभद्र पहाड़ों और प्राकृतिक संपदाओं से घिरा है। फैक्ट्रियां हैं, एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हमारे दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। पहाड़ों पर खेती नहीं हो पाती, रोजगार नहीं मिलता, इसलिए हम दूसरे राज्यों में आकर भीख मांगने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में सवाल था, सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन योजनाएं जमीन पर क्यों नहीं उतरती? देश के सबसे बड़े प्रदेश का संसाधन समृद्ध जिला भी अगर पलायन को मजबूर है, तो कसूर किसका है? एक अन्य बुजुर्ग ने कड़वी सच्चाई बयां करते हुए कहा, झूठ नहीं बोलेंगे साहब, वृद्धा पेंशन आती है, लेकिन उस पैसे से घर, बच्चे, दवा, खाना सब कैसे चलेगा? इसलिए भीख मांगकर ही गुजर बसर करना पड़ता है। एक महिला ने भारी मन से कहा, सरकार 5 किलो अनाज देती है, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएं, खुद क्या खाएं? मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ये कोई शौक नहीं है साहब, ये हमारी मजबूरी है। इन तमाम पीड़ाओं के बीच राहत की एक किरण भी नजर आई। मददगार फाउंडेशन ने आगे बढ़कर इन जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर थोड़ी सी राहत दिखाई दी। झारखंड में अपराधियों के निशाने पर ज्वेलरी कारोबारी। 10 जिलों में हुई लूट की 15 घटनाएं। झारखंड में ज्वेलरी आभूषण दुकानें इन दिनों अपराधियों के निशाने पर हैं। बीते 6 महीने के दौरान राज्य के 10 जिलों में हुई लूट और चोरी की वारदातों ने व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है। इन जिलों की अलग अलग ज्वेलरी दुकानों से करीब 17 करोड़ मूल्य के जेवरातों की लूट और चोरी हुई है। हजारीबाग, जामताड़ा, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर, गढ़वा और रामगढ़ जैसे जिलों में हुई इन बड़ी वारदातों ने राज्य के व्यापारिक वर्ग को भारी असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अधिकतर चोरी और लूट की वारदातों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बावजूद लगातार हो रही बड़ी घटनाओं ने पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। झारखंड के कृषि विभाग को चाहिए सिर्फ सफेद कलर की गाड़ियां। झारखंड के कृषि विभाग को सिर्फ सफेद कलर की सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमयूवी चाहिए। जो भी आपूर्तिकर्ता वाहन आपूर्ति करेंगे, उनका पिछले 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 10 लाख रुपए का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। वाहनों को मासिक दर के आधार पर 1500 किलोमीटर प्रति महीने के लिए भुगतान किया जाएगा। अगर किसी माह में 1500 किलोमीटर का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, तो वो अगले महीने में उपयोग किया जा सकेगा। इस माइलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी। वाहन विभाग कार्यालय व अधिकारी के नियंत्रण में होगा। प्रतिदिन वाहन का उपयोग औसतन 12 घंटे तक किया जाएगा। बाह्य स्रोत से वाहन रखने की अवधि सेवा प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगी। वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए। अगर ईंधन समाप्त होने के कारण वाहन का परिचालन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रति घंटे 100 रुपए की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी। यदि बार बार ईंधन समाप्त होने के कारण परिचालन बाधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अविलंब इकरारनामा रद्द करते हुए ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड में ज्वेलरी दुकान में चोरी, लाखों के जेवर, कैश और कपड़े ले उड़े चोर। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स दुकान में बुधवार की रात लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है, जिसमें जेवर, कपड़े और कैश शामिल हैं। वहीं घटना से व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भुक्तभोगी व्यवसायी के अनुसार चोरों ने पीछे के रास्ते से लोहे के ग्रिल में लगा ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर, कपड़े और कैश लेकर चलते बने। अहले सुबह जब व्यवसायी ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो घटना की जानकारी हुई। दुकान के अंदर रखा अलमारी टूटा हुआ था। दुकान में कपड़े, ज्वेलरी के डब्बे बिखरे थे। दुकान में एक लोहे का लॉकर था, जिसे चोरों द्वारा ले जाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो सके। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए हैं। भुक्तभोगी व्यवसायी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद बिशुनपुरा थाना प्रभारी राहुल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और तहकीकात में जुट गए हैं। भुक्तभोगी व्यवसायी विनोद गुप्ता उर्फ मुन्ना ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह बुधवार रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। उसके बाद रात्रि 9 बजे माता पिता दोनों दुकान में सोने आ गए। दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल पर पिता राम हरख प्रसाद सोए हुए थे और रात्रि में ये घटना हो गई। वहीं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने व्यवसायियों के साथ सड़क पर उतरकर सभी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बिशुनपुरा की ये दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। उन्होंने कहा कि पुलिस जब तक चोरी की इस घटना का उद्भेदन नहीं करती है, तब तक इलाके की दुकानें बंद रहेगी। वहीं इस संबंध में बंशीधर नगर के एसडीपीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि बिशुनपुरा में चोरी हुई है। पुलिस टीम गठित कर मामले की छानबीन की जा रही है। बहुत जल्द चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। सांसद खेल महोत्सव का समापन। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को किया ऑनलाइन संबोधित। ओटीसी ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो गया। इस मौके पर रांची सहित देश भर के 237 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन न केवल खिलाड़ियों से बात की, वहीं इस मौके पर संबोधित कर युवा खिलाड़ियों में ऊर्जा भी भरा। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में कोई जीतता है, कोई सीखता है, हार किसी की नहीं होती। पीएम के इस संबोधन को जैसे ही रांची के ओटीसी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने सुना, तालियों की गड़गड़ाहट से परिसर गूंज उठा। पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आपके जोश, जज्बा और उत्साह देखकर मुझे स्वर्णिम भारत के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में 290 से ज्यादा सांसदों की भागीदारी है, जिसके आयोजन में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। पीएम मोदी ने कहा कि खेल का स्केल जितना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा। शहरों से लेकर गांवों तक हर बैकग्राउंड के युवा इसमें शामिल हैं। ये दिखाता है कि इसका पैमाना कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि काशी से सांसद होने के नाते मैं अपने संसदीय क्षेत्र में इस खेल आयोजन से करीब से जुड़ा रहा हूं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने इसके जरिए नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सांसद खेल महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्रीय निर्माण का मजबूत स्तंभ बना। दूर दराज और छोटे गांवों से नई खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आईं। खेल को समय की बर्बादी समझने की सोच में बड़ा बदलाव आया। अब चयन पहचान नहीं, प्रतिभा के आधार पर हो रहा है। रांची के ओटीसी ग्राउंड में आयोजित सांसद खेल महोत्सव समापन के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस मौके पर छऊ नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को टी शर्ट के अलावे सभी फुटबॉल टीमों को 2 नेट और 1 फुटबॉल दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।